सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्लास्टिक कचरे की समस्या के समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। प्लास्टिक हमारे जीवन में जितना उपयोगी है, उसके कचरे से निपटना उतना ही कठिन है, क्योंकि इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। प्लास्टिक के कचरे से निपटने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। मुकुल जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। पहला सवाल यह है कि भारत में प्लास्टिक के कचरे की समस्या कितनी बड़ी है और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? देखिए, भारत में ये समस्या अभी इतना विकट रूप में नहीं आई है, क्योंकि भारत का अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जिससे गांव से लोग शहर में आते हैं, अभी हमारे यहाँ 50% से कम की आबादी शहरों में आई है। यूरोप और अमेरिका में 80% लोग शहरों में रहते हैं, तो उनके यहाँ ये ज्यादा विकट समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पैकेज्ड गुड्स का प्रभाव कुछ ही दिनों पहले से शुरू हुआ है, बढ़ रहा है, पर इतना आगे नहीं गति से हो पाया है जितना विदेश में है। तीसरी समस्या ये आ रही है हमारे यहाँ कि लोग शाम को घर लौटते समय ताजी सब्जी खरीद लिए, कुछ फल खरीद लिया, तो उसके लिए प्लास्टिक बैग की जरूरत पड़ती है। ये प्लास्टिक जो है बहुत ही हल्का पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहिए, ऐसा होता है कि इसमें 1-2-3 किलो तो आसानी से खरीदा जा सकता है, घर ले जाया जा सकता है। इसकी समस्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि इसको फिर लोग फेंक देते हैं कूड़ेदान में। कूड़ेदान के साथ ये कुछ तो कूड़े में मिल जाता है जाके, और कुछ नदियों में, नालों में या वैसे ही जमा हो जाता है। और क्योंकि अभी आपने सुना कि ये डिग्रेड नहीं होता, ये यही रूप रखता है अन्य पदार्थों की तरह। जैसे पहले कपड़े के जूट के बैग हुआ करते थे, खाद भी जूट के बैग में आती थी, अब प्लास्टिक के बैग में आ रही है। जूट के बैग का मतलब ये था कि क्योंकि एक नेचुरल पदार्थ था तो वो समा जाता था, इसके बाद जब उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी तो धरती में समा जाता था। प्लास्टिक का ये नहीं है, प्लास्टिक अपना यही रूप धारण करे रखती है। हमने देखा है कि तेज बारिश में दिल्ली में, मुंबई में उदाहरण के रूप में बाढ़ एकदम से आ जाती है, क्योंकि हमारी नालियां साफ नहीं है। इसलिए नहीं कि कचरा है या मैला है, गंध है, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्लास्टिक है। तो संक्षिप्त रूप में ये कहा जा सकता है कि जैसे हमारा विकास होता है तो हम प्लास्टिक की तरफ स्वाभाविक रूप से जाने लग जाते हैं। हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमको सहूलियत होती है कि इसका हमारे प्रकृति में, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या कुप्रभाव पड़ रहा है। जी, और भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं समय समय पर। हाल के वर्षों में इस दिशा में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये था कि प्लास्टिक बैग को कहा गया कि इसको हम बंद करना चाहते हैं। कुछ नगर पालिकाओं ने, महापालिकाओं ने इस पर रोक लगाना शुरू किया, पर इसका विकल्प नहीं निकला। जूट की बात आई तो वो महंगा पड़ता है, हर जगह उपलब्ध नहीं है। शाम को घर जाता हुआ, चाहे वो मजदूर हो, वो कुछ 2-4 पाव सब्जी फल खरीद लेता है। उसकी ये क्षमता नहीं है कि वो इस प्लास्टिक बैग के स्थान पर कुछ एक और चीज खरीदे। प्लास्टिक बैग तो दुकानदार मुफ्त में दे देता है क्योंकि सस्ता मिलता है। जूट का बैग वो देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उसको लागत लगानी पड़ती है। आप अगर निकलेंगे तो छोटे शहरों के बाहर भी आप देखेंगे कि कूड़ेदान बने जा रहे हैं सड़क के किनारे, जिसमें प्लास्टिक बहुत सारी मात्रा में समावेश है। तो एक कदम तो ये उठाया गया था कि इस पर रोक लगाई जाए, इसको बंद किया जाए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का, पर वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरी बात ये आई कि रिसाइकलिंग पर जोर दिया गया। अभी आप देखेंगे कि 2 किस्म के फर्नीचर हैं, रिसाइकल प्लास्टिक के और नए प्लास्टिक के। तो रिसाइकल प्लास्टिक के कुछ वो गुण कम हो जाते हैं, सस्ता पड़ता है, तो उसका भी प्रयोग हो रहा है, पर उतनी मात्रा में नहीं हुआ है कि हम ये कह सकें कि सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट का हम उन्हें उपयोग कर लिया है। क्योंकि इसके साथ साथ इसको हमको एकत्रित करना है, इसको प्रोसेस करना है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कि बहुत सारा एक प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। प्लास्टिक बोतलें जिसमें पानी हम खरीदते हैं, पीते हैं, उसको फिर हम फेंक देते हैं, उसका उपयोग नहीं हो सकता है, वो फिर रिसाइकल ही किया जाएगा। रिसाइकलिंग शुरू हुई है, काफी मात्रा में बढ़ा है,
पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारा का सारा रिसाइकल हो गया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में भी हम ये नहीं सोचते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग हम कम करें, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक भाग बन गया है। अब इसके लिए शासन ने आवश्यकता स्वीकार किया है कि पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाई जाए। उस जागरूकता के साथ साथ प्लास्टिक का भी प्रयोग कम हो पर भी ध्यान दिया गया है। अगर हम देखें तो जो उत्पादकों के लिए जो जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं, जो EPR नियम है, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से ये प्लास्टिक कचरे की समस्या को हल करने में सहायक है? देखिए, ये कहा गया है कि जो प्लास्टिक का पदार्थ उपयोग बनाता है, बेचता है, उसको एक रिसाइकलिंग के लिए वो उसको वापस एकत्रित करे और जिम्मेदारी ले कि उसका उपयोग हो, या कम से कम इतना तो है कि वो बाहर फेंका ना जाए। अगर ऐसे ही ढलाव में नहीं फेंका जाएगा तो कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग होगी ही नहीं, तो कहाँ जाएगा। पर इसको इतनी तेजी से कहिए या उस कठोरपन के साथ नहीं अभी लागू किया गया है, क्योंकि इससे भी दाम बढ़ जाते हैं और रिसाइकलिंग फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। अब सरकार ने प्लास्टिक पार्क बनाए हैं जिसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि हर प्रदेश के जो इस तरह के जो प्लास्टिक है जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पे नहीं हो पाता है, वो वहाँ भेज के उसका उपयोग होगा। अब इसका क्या रूप बनेगा, क्योंकि इससे खर्चा बढ़ेगा, कौन खर्चा देगा, तो ये सब बातें धीरे धीरे ही आगे आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी तो हम इस भार को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाएंगे। इस समय हम स्वीकार नहीं करने को तैयार हैं, पर हमारी आय बढ़ने की उम्मीद पूरी है, देश का विकास होगा। तो अभी से जो नींव डाली गई है, सरकार ने जो नींव डाली है कि हाँ इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, उसका फायदा आज नहीं 5-6 साल 7-8 साल बाद दिखाई देगा, जब हमारी आय बढ़ जाएगी और हम इसके लिए खर्च करने को तैयार रहेंगे। सरकार सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को प्लास्टिक उद्योग में कैसे बढ़ावा दे रही है? देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी का तो संक्षिप्त रूप में ये अर्थ निकलता है कि हर जो वेस्ट है वो किसी और उद्योग के लिए रॉ मटेरियल है या इनपुट है। तो सर्कुलर इकोनॉमी में यह है कि कोई चीज वेस्ट नहीं होगी। एक पदार्थ उत्पादन में जो भी वेस्ट निकलता है उसके लिए एक और उद्योग बनाना चाहिए जिसमें उसका उपयोग हो सके, और इस प्रकार से ये देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में कोई चीज बर्बाद नहीं होती है, फेंकी नहीं जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का ज्यादा प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर है। हाँ, ये भी है कि जैसे प्लास्टिक की बोतल वापस आएगी उसका भी उपयोग किया जाएगा। तो सिद्धांत तो सर्कुलर इकोनॉमी में कोई दो राय नहीं है कि आगे चल के यही होना है। हमारे सामने जो मुख्य दोष है भारत सरकार का कि सर्कुलर इकोनॉमी को ही बनाया जाए और सब लोग इसको स्वीकार करें, मैन्युफैक्चरर भी, कंज्यूमर भी, जनसाधारण इसको स्वीकार करे, वो हमारे यहाँ संभव हो सकता है, जो बाहर संभव नहीं हुआ है क्योंकि हमारा उपयोग उतना नहीं है और न उस मात्रा में उपयोग बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि हमारी पुरानी सभ्यता फर्क थी। हमारी सभ्यता, हमारे प्राचीन काल से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये बात नहीं है और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ये संभव होगा क्योंकि हमारी संस्कृति फर्क है उनसे। जैसे आपने कहा, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जो एक उद्योग का कचरा है वो दूसरे के लिए कच्चा माल बन जाए। तो ये कुछ हद तक रिसाइकलिंग या अपसाइकलिंग दोनों की बात आती है इससे जुड़ी हुई। तो क्या उससे जो उपयोगी और नवाचार वाले जो उत्पाद बनाए जा सकते हैं, बनाए जा रहे हैं, उसके कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण तो सीमेंट का है। जब सीमेंट बनता है तो क्लिंकर या कुछ उसमें से ऐश कहिए कुछ पदार्थ बच जाता है जी, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि लकड़ी का काम जहाँ होता है तो वो बुरादा बहुत फेंका जाता है। बुरादा होता है, उसमें दरवाजे बन रहे हैं, दरवाजों के अंदर बोर्ड बनाया जा रहा है। तो इस तरह से काफी दिनों से ये बात चली आ रही है कि इसको हम फेंके नहीं, अगर उपयोग आ सकता है तो इसका उपयोग में हम लाएं। अब भारत सरकार ने एक इसके साथ ये भी किया है, काफी दिनों से किया है, कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी इस पर प्रोत्साहित किया है कि आप इस पर रिसर्च करें कि क्या चीज हम उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ताकि ये जो वेस्ट हो रहा है ये वेस्ट ना हो। क्योंकि एक तौर से पर्यावरण के संबंध में ही नहीं, पर ये पैसा जलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। क्योंकि हम फेंकते हैं किसी चीज को, उसको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तो रिसर्च पर भी ध्यान दिया गया है, काफी बड़ी मात्रा में दिया गया है।
जी, भारत सरकार किस प्रकार उद्योगों को नई तकनीक और मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है प्लास्टिक उद्योग में? देखिए, एक नई योजना बनाई है डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल ने कि हम प्लास्टिक पार्क बनाएंगे। प्लास्टिक पार्क का जो सिद्धांत मतलब ये है कि आज ये छोटे उद्योग जगह जगह पर प्लास्टिक का काम करते हैं, पर्यावरण पर भी असर पड़ता है और उनकी तकनीक भी उस स्तर की नहीं है कि वो पदार्थ का अच्छा उपयोग करें, क्वालिटी माल बनाएं और ताकि ज्यादा बिक्री हो, आयात निर्यात भी हो। तो प्लास्टिक पार्क का ये है कि एक तो छोटे लोग थोड़ा बड़ा रूप धारण कर सकते हैं क्योंकि उनको सब्सिडी मिलेगी, जमीन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, उनको धन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी और तकनीक मिलेगी उनको। तो प्लास्टिक पार्क को एक जगह पर ही नहीं बनाया गया है जहाँ पे पर्यावरण के रूप में कॉमन फैसिलिटी हो कि जो भी प्रदूषण होता है इसके माध्यम से उसको हम एक जगह में एकत्रित करके, क्योंकि सब एक संतुलित जगह में ही सब लोग आएंगे तो उसमें जो भी कचरा निकलेगा उसका हम उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं वो पर्यावरण में नहीं जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने कोशिश तो ये कर रही है कि हर प्रदेश में एक ऐसी संस्था बन जाए, ऐसा स्थान बन जाए और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोत्साहित किया है इस बात के लिए कि प्लास्टिक के ऊपर आप रिसर्च करें कि इसका उपयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है, ताकि जिस तरह का हम पदार्थ बनाएं उसके लिए भारत में ही नहीं विदेश में भी इसकी आवश्यकता होनी चाहिए, उनको मांग करनी चाहिए। आप देखेंगे कि छोटे खिलौने भी चाइना से बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि इस बात पर उनने पहले से ध्यान दिया था। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसी चीज को अपने यहाँ कर सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और इसी पर भारत सरकार का जोर है। अगर हम नई तकनीक के साथ काम करेंगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसमें कम लागत लगेगी और इस तरह से हम एक स्तर पे पहुंच सकते हैं कि अपनी ही आवश्यकता नहीं, अन्य देशों की आवश्यकता पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। जी, प्लास्टिक के कचरे को कम करने की मुहिम में आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? वो कैसे इसमें सक्रियता से भाग ले सकता है? देखिए, कई जगह देखा जाएगा, बड़े शहरों में तो इसका कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है कि 2 कूड़ेदान होते हैं छोटे। एक में वो कहते हैं बायोडिग्रेडेबल डालो, जैसे सब्जी के छिलके, कागज। दूसरे में वो कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल डालो, जैसे प्लास्टिक है या ये कोका कोला या इसके ड्रिंक्स के एल्यूमिनियम के छोटे कैन हैं। तो अगर हम सेग्रीगेट करते हैं या अलग अलग स्थान कूड़ेदान में डालते हैं तो इसको एकत्रित करने में आसानी होगी। तो इसके रिसाइकलिंग में, इसको कहीं और यूज करने में या इसको पर्यावरण में न जाने की रोक से भी सहूलियत मिलेगी। हर स्तर पर ये देखना है कि लागत कम से कम लगे, क्योंकि किसी को तो पैसा देना है एकत्रित करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, कहीं भेजने के लिए। तो आम नागरिक अगर हम इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो अलग अलग हम करें। ये भी सोचा गया था पहले पर नहीं संभव हो पा रहा है बड़े शहरों में कि जो सब्जी फल का कचरा है वो हम वहीं उसकी खाद बनाएं। देहात में हो सकता है, गोबर गैस प्लांट की बात आई थी बहुत पहले, पर उसके साथ साथ क्या है कि आधुनिकीकरण में जब गैस आ जाती है, सिलेंडर से ही रोटी उतनी ही अच्छी बनती है, तो फिर लकड़ी या और बायोगैस की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नागरिक इसके डिस्पोजल पर ध्यान दे। दूसरा ये है कि आम नागरिक इसका कम प्रयोग करे। अगर आप कहीं से सामान मंगाते हैं, अगर वो सिर्फ कागज में ही लिपटा है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कागज बायोडिग्रेडेबल है। अगर उसमें प्लास्टिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आवश्यक नहीं है कि प्लास्टिक होना जरूरी है। हाँ, अगर बहुत दूर से आ रहा है तो उसमें प्लास्टिक उसको एक मजबूती देता है, हल्का होता है, पर कम से कम प्रयोग किया जाए। तो ये हो रहा है हमारे यहाँ धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से ही लोगों को देखना है कि ऐसे ही टॉफी के जो कागज है उसको न गिरा दो। ये छोटी छोटी बातों को ही लेके आगे चल के कहिए क्रांति कहिए या परिवर्तन कहिए, ऐसे ही आएगा। मुकुल जी, बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्लास्टिक कचरे की समस्या के समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में